तो सरकार की तरफ से साफ किया गया था कि इस एक्ट का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा, जो कुछ होगा संवैधानिक तरीके से होगा। लेकिन सवाल यहां पर सामान्य वर्ग के लोगों के आक्रोश का है, उनके डर का है, उनकी आशंकाओं का है। इस बीच इन आशंकाओं और डर के बीच जो उबाल है, जो आक्रोश है, वो सड़कों पर आ रहा है। तो क्या ये एक्ट सरकार के लिए गले की फांस भी बन रहा है? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपका करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक रुद्र प्रताप सिंह मौजूद हैं। इसके अलावा सुनील शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। शुभम शर्मा छात्र नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं और केपी चौधरी साहब दलित एक्टिविस्ट के तौर पर मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। मैं पहला सवाल केपी चौधरी साहब आपसे लेना चाह रहा हूं। आप देखिए, दलितों को लेकर अब जिस तरह की पॉलिटिक्स या पिछड़े वर्ग को लेकर, SC ST वर्ग को लेकर जो पॉलिटिक्स है और जो राजनीतिक दल इस पर पॉलिटिक्स करते हैं, उनमें अब समर्थन का पूर्ण भाव देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी भी कह रही है, मायावती भी कह रही है कि भाई जो विरोध कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन जिस तरीके से एक आशंका है, एक डर है सामान्य वर्ग के लोगों में, छात्रों के साथ उनको पहले से अपराधी घोषित कर देना या दुर्भावनापूर्ण, अगर ये एक्ट रहता है तो दुर्भावनापूर्ण सामान्य वर्ग के छात्रों पर एक्शन होना, ये जो डर है, इसको लेकर दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग में क्या एक सेंस ऑफ, एक तरीके से कहा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसको देखते हैं आप इस राजनीति से ऊपर उठकर, जातिगत राजनीति जो इस पर चल रही है। जी देखिए, ये जो अभी परसेप्शन बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बड़े लंबे समय के बाद में सामाजिक समरसता और सामाजिक बराबरी के दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके जो प्रावधान किया है, उसमें वो किसी व्यक्ति विशेष के, जाति विशेष के विरोध में नहीं है, बल्कि गरीब तबके, अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC समाज के लोगों को राष्ट्र की मूलधारा में लाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में उनके साथ अन्याय अत्याचार ना हो, इस दृष्टिकोण से ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो निर्णय स्वागत योग्य है। और मैं कहूँगा हर भारतीय को इसका मतलब मैं कहूँगा वेलकम करना चाहिए। और इसमें कहीं कोई सी व्यक्ति को ये नहीं महसूस करना चाहिए कि वो किसी के खिलाफ है, बल्कि ये एक डिप्राइव्ड क्लासेस के लोगों को राष्ट्र की मूल धारा में लाने का, मैं कहूँगा कि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक प्रयास के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन सर, तस्वीर तो आप जैसा कह रहे हैं, तस्वीर तो इससे इतर बन रही है ना भाई। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, या यूं कहें कि जो भविष्य है इस देश के, उनको एक तरीके से उनके उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तमाम शिक्षण संस्थान हैं, वो एक काम करती हैं। लेकिन ये कानून तो एक जातिवाद का जहर घोल रहा है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि भाई ये तो पूरा मामला जातिवादी एक लड़ाई में बदल गया है। जल्दी से शुभम शर्मा आपके पास आ रहा हूं। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि इसको ये रंग देना इस दृष्टिकोण से ठीक नहीं होगा, क्योंकि भारत के संविधान में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पहले ही इन वर्गों के लिए, SC के लिए, ST के लिए और बाद में VP सिंह सरकार ने OBC समाज के लिए जो व्यवस्थाएं की, मंडल कमीशन लागू हुआ, तो संविधान में इस समाज के लोगों के लिए वैसे ही प्रावधान हैं। और उसी कड़ी में अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अगर इस समाज के लोगों के हितों को संरक्षित करने की पहल की है, तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत के हर नागरिक को इसका स्वागत करना चाहिए और इसमें विरोध करने की कोई गुंजाइश समाज के, SC ST समाज के, EWS जो वर्ग है, तमाम लोगों के हकों को संरक्षित करने के लिए तो पहले ही आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है ना। अब सवाल यह है कि भाई उसको, उस तरह की एक राजनीति को क्यों इन शिक्षण संस्थानों में थोपा जा रहा है? शुभम शर्मा कुछ कहना चाह रहे थे। शुभम, मुझे बताइएगा जरा, क्योंकि भाई ये कह रहे हैं तमाम जो एक विरोध का स्वर है, उसके साथ साथ एक समर्थन का स्वर भी है। वो कह रहे हैं कि इन वर्गों के अधिकारों को संरक्षित करता है कानून। जिम्मेदारी सामान्य वर्ग के छात्रों पर, भाईचारे की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थोप दी है क्या? दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोग क्यों नहीं आगे आते कि भाई ठीक है, ये दिक्कत है, यहाँ पर ये एक जो है इनसिक्योरिटी है इस कानून में, सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए इस इनसिक्योरिटी को दूर किया जाए? देखिए, मैं जो हमारे शर्मा जी हैं, शुभम शर्मा जी, उन्होंने जो बोला है और जो आप त्यागी जी बोल रहे हैं, मैं उसको बहुत जिम्मेदारी के साथ इस तरह नरेट करना चाहूंगा
मैं अनुसूचित जाति समाज से आता हूं, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, एक दलित एक्टिविस्ट हूं और पिछले 40 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। SC ST एट्रोसिटी एक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया, उस आंदोलन को 2018 मैंने लीड किया। दोबारा के लिए सरकार ने संविधान में संशोधन करके उसको एक्टिवेट किया। आप जिम्मेदारी से बोलिए, मीडिया में बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खत्म नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था पहले जांच होगी फिर गिरफ्तारी होगी। आप झूठ मत फैलाइए यहाँ पर मीडिया में बैठ के। खत्म नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको बस करेक्ट किया था। मिस्टर शर्मा, अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं खत्म किया? आप सुप्रीम कोर्ट, आप अपनी बात आप सुप्रीम तथ्यों के साथ रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप तथ्यों के साथ ही रखना, आप कह रहे खत्म कर दिया। आप बताइए। मैं केपी चौधरी आपके टीवी चैनल पर त्यागी जी बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के जज मित्तल ने SC ST एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया। पूरे देश में आंदोलन हुआ, 18 बच्चे हमारे पूरे देश में मारे गए। उस आंदोलन को मैंने लीड किया। उसके बाद सरकार ने संविधान में संशोधन करके उस एक्ट को दोबारा कर से इन्फोर्स करने का काम किया। त्यागी जी, आप एंकर हैं, आपका काम है मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करना। आप एंकर हैं, इनको बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या था। पूरी हो जाए, मैं लौटूंगा, काउंटर खींचेगा, रखिएगा काउंटर एक बार। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बैठ के। केपी चौधरी साहब की उनको वो जवाब मैं ले लेता हूं, जो भाईचारे का सवाल आपने उठाया कि भाई जिम्मेदारी क्यों दलित समाज के भाई बहन और OBC वर्ग के भाई बहन क्यों अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, जब सरकार सामान्य वर्ग के प्रति इस इनसिक्योरिटी का एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, तो फिर क्यों? ठीक है सर, पूरी कीजिए अपनी बात, उसके बाद आऊंगा शुभम, बाकी गेस्ट भी इंतजार कर रहे हैं। तो त्यागी जी मैं पूरी करूं बात? जी जी बोलिए। मेरा ये कहना था कि भारत के संविधान ने और भारत की सरकार ने शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रिवेंशन ऑफ SC ST एट्रोसिटी एक्ट को बनाया। उस एक्ट के होते हुए भी इस समाज के साथ में कानून होने के बावजूद भी अत्याचार अन्याय जो है वो पूरे देश की किसी भी राज्य सरकार में या पूरे देश में कम नहीं हुए, बल्कि बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर UGC ने कदम उठाया है तो इसमें एप्रीहेंशन के आधार पर कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भैया, कानून बनने के बाद तो इस समाज के लोगों को न्याय मिल नहीं रहा। इनका रिजर्वेशन आज तक पूरा नहीं हुआ पूरे देश के अंदर, और उसके बाद अगर UGC ने एक कदम उठाया है, उसको लेकर के इस आधार पर एप्रीहेंशन के आधार पर हाय तौबा हो रही है, और उसमें भी दलित संगठन आए आपकी समर्थन में, मुझे तो इसका कोई कारण दिखाई नहीं देता। मैं ये मानता हूं कि जो UGC ने एक निर्णय लिया है, ये गरीब तबके को राष्ट्र की मूलधारा में लाने का प्रयास है। पूरे देश को इसका सम्मान करना चाहिए। और अगर ये विरोध इधर होगा, सोचिए अगर इस देश की बहुत बड़ी आबादी विरोध पर उतरी 2018 की तरह, तो देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये भी सोचो ना आप लोग। ये देश जो है सबका है, इस देश में सभी लोग रहते हैं, हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं। हम तो इस देश के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं। आप तो लोग बाहर से आए हुए, जो आपका DNA टेस्ट है वो कहता है बाहर से आए हुए लोग हैं। उसके बाद भी हमने आपको यह स्वीकार किया है, और उसके बाद भी अगर उसके बाद भी आप यहाँ पर ऐसा भी फैलाने की बात करते हैं तो गलत है भैया। फर्जी बातें कर रहे हैं। समाज को ये विदेशी बता रहे हैं। रुद्र प्रताप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं भाई। जैसा केपी चौधरी साहब दावा कर रहे हैं कि अगर वो असमानता खत्म करने के तर्क रख रहे हैं और तमाम चीजों को कोट कर रहे हैं, एट्रोसिटी SC ST एट्रोसिटी एक्ट को कोट कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक असमानता की काट आप दूसरी असमानता से कैसे लाएंगे? ठीक है सर, केपी चौधरी साहब इस पर जवाब दीजिएगा। भाई, जो इक्विटी कमेटी बनाने की बात इस कानून में कही जा रही है, और उसमें जो भागीदारी होगी जिस वर्ग से, उसमें जब महिला और किसी दिव्यांगजन की भी भागीदारी उसमें होगी, तो वो किस कैटेगरी के होंगे, कोई स्पष्ट उसमें जानकारी नहीं है। बाकी जो कैटेगरीज उसमें तय की गई हैं कि उन कैटेगरीज के लोग भी इसमें शामिल होंगे, तो वो किस कैटेगरी में होंगे, किस वर्ग से होंगे, वो भी क्लियर नहीं है। तो फिर कैसे सुनिश्चित होगा कि दलित पिछड़ों का जो अधिकार है इसमें संरक्षित हो पाएगा, कि ये सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या वाकई जैसा कि सुनील शुक्ला जी कह रहे हैं कि पूर्णतः राजनीति से प्रेरित ये कानून है OBC वर्ग, दलित वर्ग को, या एक तरीके से आजकल जो समाजवादी पार्टी कहती फिर रही है कि PDA के जरिए, और देखिए 2027 में जो है बड़ी जंग जीत लेंगे हम, उस तरह के फॉर्मूले में सेंध लगाने की कोशिश भी है क्या? केपी चौधरी साहब, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी 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 जी, मैं सुन रहा हूं जी। देखिए, मैं जो शुक्ला साहब ने कहा है, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं, सहमति व्यक्त करता हूं
कि अगर फैसला राजनीति से प्रेरित है तो राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। ये नंबर 1 बात। नंबर 2, उसमें माइनॉरिटी को भूलना भी अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है। बिल्कुल सही बात है जो शुक्ला साहब ने कहा। तीसरा मेरा ये कहना है कि अगर कोई सरकार का निर्णय उन क्लासेस के लिए जिनको इस डिप्राइव्ड क्लासेस के नाम से जाना जाता है, जिसकी मैं शेड्यूल ट्राइब्स की अगर बात करता हूँ, या ओबीसी समाज को भी रिजर्वेशन जो दिया गया है और माइनॉरिटी का भी शुक्ला साहब ने उसमें एडिंग किया है, अगर उनके लिए कोई प्रावधान किए जा रहे हैं तो इसमें किसी को भी इसमें चिंता करने की बात ऑन द बेसिस ऑफ प्रावधान में जो लूपहोल्स है, मैं दलित, ओबीसी वर्ग, SC ST वर्ग, उन्हीं की बात कर रहा हूं। आप चूंकि एक्टिविस्ट है, अब आपको पॉलिटिकल करेक्टनेस की तो जरूरत नहीं है ना कि भाई जो राजनीति के खांचे में फिट बैठे वही बयान देना है। भाई बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि देखिए, बीजेपी के गोरखपुर के MLC कह रहे हैं कि रॉलेट एक्ट जैसा कानून दे दिया है। वो तो खुलकर अपनी ही सरकार में बोल रहे हैं और आप एक्टिविस्ट हैं तो आपको खुलकर बोलना चाहिए। जो शुक्ला साहब ने कहा कि भाई ये लूपहोल से कैसे इसमें दलित समाज के अधिकार संरक्षित होंगे। नहीं, देखिए इसमें त्यागी जी, मेरा सिर्फ सोचना यहां तक यह है कि अगर कोई व्यवस्था या कोई प्रावधान इस देश के गरीब सेगमेंट के लिए अगर कोई बनाया जाता है तो उसमें किसी को उसमें घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि उसका दुरुपयोग होगा। मेरा ऐसा मानना है। सरकार ने अगर कोई पहल की है, चाहे उनका फैसला केपी चौधरी साहब, अगर सामान्य वर्ग के लोगों के साथ इसमें एट्रोसिटी हुई, दुर्भावनापूर्ण केस हुए और एक्शन हुआ, तो फिर क्या नया कानून लेकर आया जाएगा? कानून के बाद कानून क्या सरकार ये UGC बनाती रहेगी? शुक्ला साहब के आदरणीय शुक्ला साहब के एक जो उन्होंने अभी अपनी बात कही, इतनी यूनिवर्सिटीज में एक भी वाइस चांसलर क्या शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का है? उसका जवाब है नहीं, उसका जवाब नहीं। और इस केस में अंतिम फैसला भी वाइस चांसलर को ही लेना है। तो मेरा ख्याल यह है कि कहीं ना कहीं सरकार ने अंतिम फैसला तो उन्हीं लोगों के हाथों में छोड़ रखा जो सामान्य जाति को बिलोंग करते हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं। चाहे इसमें कमेटी कितनी बन जाए, चाहे इसमें कितना भी एक्ट बना लें, बट लास्ट जो डिसीजन देना है उस आदमी को देना जो वाइस चांसलर होगा, और वो जनरल कैटेगरी का ही है, क्योंकि शुरू टाइप के लोग तो वाइस चांसलर पूरे विश्व की, पूरे भारत की यूनिवर्सिटीज में है ही नहीं। तो इसमें मेरा मानना यह था कि इस व्यवस्था का आदर होना चाहिए, ऑनर होना चाहिए, इस पे विवाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जिस तरीके से सामान्य जाति के लोग इसमें विवाद पैदा कर रहे हैं, अगर शेड्यूल टाइप ओबीसी के लोग भी इसमें विवाद में जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये राष्ट्र के हित में नहीं होगा। नहीं, मैं तो नहीं, मेरा सवाल सर थोड़ा डॉज कर गए आप। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि दलित चिंतक आप जैसे लोग क्यों खुलकर ये नहीं कह पा रहे हैं कि भाई इस कानून में भी लूपहोल्स हैं। दलित और SC ST वर्ग, जो OBC और SC ST वर्ग है, उसके अधिकार संरक्षित नहीं हो रहे हैं। आखिर ये रीढ़ सीधी रखकर कोई क्यों नहीं कह पा रहा है? त्यागी जी, आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं एक ऐसा एक्टिविस्ट हूं जो अपने समाज की आवाज को यूनाइटेड नेशंस में, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कनाडा पार्लियामेंट, इंटरनेशनल फोरम्स पर, देश के हर फोरम पर उठाने का काम करता हूं। 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में 1997 में शेड्यूल टाइप के थे, जब पोस्ट बेस्ड रोस्टर लागू हुआ था। आज 10 लाख के आसपास बचे, 30 लाख लोग निजीकरण की आंधी में सब बाहर चले गए। तो शेड्यूल टाइप का जो सेगमेंट है आज के देश में सबसे डिप्राइव्ड सेगमेंट के रूप में मैं देख रहा हूँ। इसके लिए सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है, कोई शुरुआत नहीं हो रही है, और बार बार 40 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था हो। उस दिशा में भी सरकार की तरफ से कोई रचनात्मक कदम आज तक नहीं उठाया गया है। SC ST एट्रोसिटी जो हमारा कानून था, जो अभी हमारे शुक्ला साहब ने कहा, जो डाइल्यूट किया गया हमारे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उसके लिए भी हमें मजबूत करने के लिए आंदोलन पूरे देश में चलाना पड़ा। इसके साथ साथ देश में कुत्ता मर जाए तो कानून है, पर देश की 1/4 आबादी के SC ST के आरक्षण का कोई कानून ही आज तक लोकसभा में पास नहीं हुआ। तो हम लोग छात्रों के मरने का इंतजार किया जाए क्या सर, कुछ और कानून लाने के लिए? सीधा सवाल है ना। क्या चीज? इंसानियत के लिहाज से तो वहां भी देखना पड़ेगा। अगर इस जातिवाद से ऊपर उठ करके आप देखेंगे, जातिवाद का चश्मा हटा करके देखेंगे, तो फिर यह भी तो पूछना पड़ेगा कि क्या अब इस एक्ट के आने के बाद अगर दुर्भावनापूर्ण कोई मामला होता है तो क्या इंतजार करें कि कोई सामान्य वर्ग का छात्र आत्महत्या कर ले, तब जाकर के कोई कानून लाया जाए, या तब जाकर UGC के इस नए एक्ट पर संवाद हो, और संवाद के जरिए जो उसमें लूप होल है उस पर फिर अमेंडमेंट हो? आज इस पर बात क्यों नहीं कोई करना चाहता?
मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज तक आत्महत्या करने वाले, मरने वाले, प्रताड़ित लोग वो सामान्य जाति के ना होकर के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए इस भारत की व्यवस्था में ऑन रिकॉर्ड पर हैं। उनकी चिंता हो नहीं रही है और एप्रीहेंशन के आधार पर चिंता हो रही है कि इस कानून के बनने से जनरल कैटेगरी के लोगों को क्या नुकसान होगा। अरे ये भी तो देखो कि केपी चौधरी साहब, मुझे लग रहा है जानबूझकर शायद आप थोड़ा मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रुद्र प्रताप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सीधा सवाल है कि भाई जब आज की तारीख में जिस मुद्दे पर संवाद होकर के या तो उसमें अमेंडमेंट सरकार कर दे या उसको वापस ले ले, एक नई व्यवस्था लागू कर देगा, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की बात है, तो वो हर एक छात्र के लिए होना चाहिए। एक भेदभाव खत्म करने के लिए आप दूसरा भेदभाव नहीं बना सकते हैं या खड़ा कर सकते हैं, तो फिर इस पर संवाद खुलकर कोई क्यों करना नहीं चाह रहा है? देखिए भविष्य जी, पहले तो मेरा चौधरी साहब से खुद ही एक सवाल है। वो बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं और लंबे समय से उनका अनुभव है। और इस देश में जो ओबीसी समाज को इस पूरे उसमें शामिल किया गया, बहुत सारी ओबीसी की जातियां ऐसी हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप लगता है कि दलित उत्पीड़न उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो वो इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको भी उसी में शामिल कर दिया गया है। अगर उनके द्वारा आपका उत्पीड़न होता है तो आप किसके पास जाने वाले हैं? और जब आप इस बात को पहले से ही मान करके चल रहे हैं कि अधिकांश जो बीसी हैं और जो बाकी लोग हैं वो जनरल समाज से हैं, तो न्याय तो तब भी नहीं मिलना है। और न्याय नहीं मिलना है और एक दूसरे के बीच जो विभेद की स्थिति होगी वो तो और बढ़ जाएगी। अगर कोई आदमी कंप्लेन करता है तो आपसी रंजिश तो ले लेता उस व्यक्ति से। और इस प्रोसेस की जो प्रक्रिया है, इसमें जो सामान्य वर्ग का जो सबसे बड़ा उसमें जो शंका है कि ये प्रक्रिया लंबी समय तक चलेगी, क्योंकि आप भी भारत के संविधान और भारत की व्यवस्था से परिचित हैं। कोई भी चीज अगर जांच की कार्रवाई शुरू होगी तो बड़े लंबे समय तक चलेगी और वो जब तक कार्रवाई नहीं समाप्त होगी तब तक वो व्यक्ति दोषी माना जाएगा। तो उसका भविष्य क्या होगा? और दूसरी चीजें क्या है, न्याय तो तब भी आपको नहीं मिलना है। तो उस स्थिति में तो सबसे पहले आपको विरोध करना चाहिए कि कल के डेट में हम आपसी वैमनस्य भी पैदा कर रहे हैं, न्याय भी हमको नहीं मिल रहा और साथ में हमारे ऊपर कुछ ऐसे लोगों को भी थोप दिया गया कि जो ओबीसी समाज के हैं कि अगर उनके द्वारा आप प्रताड़ित किया जाता है या इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो उनकी सुनवाई आप कैसे करेंगे? क्योंकि वो बहुत बड़ा वर्ग है। जितना आप सामान्य को काउंट कर रहे हैं उससे ज्यादा ओबीसी वर्ग में कुछ जातियां हैं जिसको दलित उत्पीड़न का सबसे ज्यादा आरोप लगता है। तो कहीं ना कहीं से आप देखेंगे तो पूरी तरह से जो आप अभी शुक्ला जी ने कहा वो सही बात है और राजनीति से प्रेरित चीजें हैं कि सब लोग इसी में उलझे हुए हैं। लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या चीज है। और दूसरी चीज क्या है कि आप प्रयोगशाला स्कूल को क्यों बना रहे हैं? बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें आप लागू करके दिखाइए, वहां से उसका प्रयोग कर लीजिए और उसके बाद कॉलेज में लागू कर दीजिए।